हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का ए स्टडी क्लासेज में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार आज कक्षा 8 का विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूं। जो दोस्तों आपकी परीक्षा होने वाली है बोर्ड की, उसके अंदर जो आपकी पूर्णांक रहेगी वो 80 की पूर्णांक रहेगी और आपको जो टाइम मिलेगा परीक्षा के अंदर वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस मॉडल पेपर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके जो स्टार्टिंग में प्रश्न होंगे वह होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो दोस्तों देखो, पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों आपको इसमें ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। तो देखो, क में लॉर्ड कर्जन, ख में जेम्स रेनेल, ग में जेम्स मिल, घ में डलहौजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स मिल होगा, ग। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक थे जेम्स मिल थे, तो आपको ग ऑप्शन भरना है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह कब हुआ था। क में 1871 में, ख में 1860 ईस्वी में, ग में 1859 ईस्वी में, घ में 1849 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा ग। तो नील विद्रोह 1859 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, अंतिम मुगल बादशाह था। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। क में औरंगजेब, ख में जहांगीर, ग में बहादुर शाह जफर, घ में शाहजहां। तो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग। तो आपको ग ऑप्शन भरना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। तो भारत में पहली सूती मिल कपड़ा मिल कब स्थापित हुई थी। क में देखो 1854 ईस्वी में, ख में 1855 ईस्वी में, ग में 1860 ईस्वी में, घ में 1850 ईस्वी में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क, 1854 ईस्वी में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी। आपका अगला प्रश्न है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पांचवा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसके अंदर आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क में स्वामी दयानंद ने, ख में पेरियार ने, ग में स्वामी विवेकानंद ने, घ में राजा राम मोहन राय ने। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि मृदा निर्माण का कारक कौन सा नहीं है। क में मृदा का गठन, ख में समय, ग में जैव पदार्थ, घ में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क, मृदा का गठन। जो आपके अगले प्रश्न है वो अति लघुरात्मक प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो देखो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो इसके अंदर दोस्तों आपको भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखने हैं। इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हो, वनोन्मूलन भी लिख सकते हो, बाढ़ भी लिख सकते हो, 2 कोई आपको लिखने हैं। 7वां प्रश्न है आपका, जनहित याचिका क्या है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जनहित याचिका क्या है, उसके बारे में आपको इसके अंदर बताना है। आपका अगला प्रश्न 8वां है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो 8वें प्रश्न के अंदर आपको खनिजों के प्रकार बताने हैं। चलते दोस्तों आपके अगले प्रश्न के ऊपर। जो आपका अगला प्रश्न 9वां है, प्राकृतिक गैस संसाधन से संपन्न 2 देशों के नाम बताइए। तो इसके अंदर आपको कोई भी 2 देशों के नाम बताने जो प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न हैं।
अगला प्रश्न है आपका 10वां, उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो 10वें प्रश्न के अंदर आपको उन कारकों के नाम बताने जो कृषि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 11वां, उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। तो इसके अंदर आपको उद्योग के बारे में बताना है कि उद्योग किसे कहते हैं, इस शब्द से क्या तात्पर्य है। आपका अगला प्रश्न है 12वां, जीवन प्रत्याशा क्या होती है। इसके अंदर आपको बताना है कि जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जो भी ये भी आपका जो होगा वो 2 नंबर का होगा। आपका अगला प्रश्न है उत्प्रवासी व अप्रवासी में क्या अंतर है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको बताना है कि उत्प्रवासी किसे कहते हैं और अप्रवासी किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्प्रवासी उसे कहते हैं जो हमारे यहाँ स्थायी रूप से रहता है लेकिन वह किसी दूसरे शहर, दूसरे गांव या दूसरे देश में जाकर बस जाता है, वहाँ पर काम करता है, उसे उत्प्रवासी कहते हैं। और अप्रवासी उसे कहते हैं जो किसी दूसरे शहर, दूसरे देश, दूसरे गांव या दूसरी जगह से आकर हमारे यहाँ पर निवास करता है, काम करता है, उसे अप्रवासी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न के ऊपर। इससे पहले मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आपका दोस्तों जो अगला प्रश्न है वह शब्दवा प्रश्न है। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर आपको सरकार के 3 अंगों के नाम बताने हैं। तो बता देता हूँ मैं आपको। पहला अंग व्यवस्थापिका, दूसरा अंग कार्यपालिका, तीसरा अंग है वो सरकार का है न्यायपालिका है। तो आपको इन 3 अंगों के नाम लिखने हैं। चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न के ऊपर। जो आपका अगला प्रश्न है, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक हैं। तो इसके अंदर आपको बताना है कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 16, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन किन बातों पर ध्यान रखा गया था उसके बारे में आपको बताना है। आपका अगला प्रश्न है 17वां, राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फ़र्क है। ये प्रश्न होगा जो आपका कम से कम 4 नंबर का होगा। तो इसके अंदर आपको कम से कम 50 या 60 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। तो इसके अंदर आपको दोनों के बीच फ़र्क या अंतर बताना है। आपका दोस्तों अगला प्रश्न है 18वां, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। तो ये भी आपका जो प्रश्न होगा वो 4 नंबर का होगा। आपको हाशियाकरण शब्द के बारे में बताना है कि आप इससे क्या समझते हैं। आपका अगला प्रश्न है 19वां, औपनिवेशीकरण से क्या आश्चर्य है। तो इसके अंदर आपको औपनिवेशीकरण के बारे में बताना है। आपका अगला प्रश्न है 20वां, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है, इसमें क्या समस्या है। तो इसके अंदर आपको बताना है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों के अंदर विभाजित किया है और उनमें क्या क्या समस्या है उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जो आपके तो कम से कम 4 या 5 नंबर का होगा। इसको कम से कम आपको 50 या 60 शब्दों के अंदर लिखना है। तो चलते हैं दोस्तों आपके जो अगले प्रश्न हैं वो आपको अथवा के अंदर मिलेंगे और ये बड़े बड़े प्रश्न होंगे। ये कम से कम 6 या 7 नंबर के होंगे। तो दोस्तों आपका जो पहला निबंधात्मक प्रश्न है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद थे। तो इस प्रश्न के अंदर दोस्तों आपको विस्तार से उत्तर देना होगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं और इनके जो अंक पार होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। इस प्रश्न के अंदर एक अथवा में भी क्वेश्चन है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरह फ़ायदा पहुंचा। तो इसके अंदर बताना है कि दीवानी मिलने
से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह से फ़ायदा पहुंचा था उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। और इसके अंदर भी आपका अथवा के अंदर एक प्रश्न है, रेत नील की खेती से क्यों कतराते थे? जो रेत नाम की जो जाति थी वह नील की खेती से क्यों कतराती थी, क्यों नहीं करना चाहती थी, इसके बारे के अंदर आपको विस्तार से बताना है। तो चलते हैं दोस्तों आपके इस अगले प्रश्न के अंदर, प्रश्न संख्या 23, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? तो 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों को किस तरह बदला था, इसके अंदर आपको विस्तार से इसके बारे में लिखना है। इसके अंदर भी अथवा के अंदर प्रश्न है, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे? तो प्राचीन समय के अंदर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। इसके लिए लोगों के पास कौन कौन से कारण थे उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। चलते हैं दोस्तों आपके इस अगले प्रश्न के ऊपर, जो आपका लिखने में जो निबंधात्मक में लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आपको दो प्रश्नों के अंदर अंतर बताने, एक तो धात्विक और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वे खनिज जिसके अंदर धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और अधात्विक खनिज उसे कहते हैं वे खनिज जिसके अंदर धातु का अंश नहीं पाया जाता उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से दोनों के अंदर अंतर स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि के बारे में आपको विस्तार से अंतर स्पष्ट करना है। जो दोस्तों आपका लास्ट और अंतिम प्रश्न है वह है मानचित्र। ये कम से कम 6 नंबर का होता है। आपको 4 या 5 शब्द दिए हुए होंगे, आपको एक मानचित्र दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, उनमें आपको पढ़ने होंगे। तो भारत के मानचित्र में कोई 4 स्थान को अंकित करे। तो आपको भारत का जो मानचित्र होगा उसके अंदर आपको 4 स्थानों को अंकित करना है। पहला कोलकाता, दूसरा दिल्ली, तीसरा सूरत, चौथा भोपाल, 5वां जयपुर, 6वां लक्षद्वीप, 7वां अंडमान एवं निकोबार द्वीप। तो इसमें से आपको कोई 4 स्थानों को भरना है। ये था दोस्तों आपका अंतिम क्वेश्चन। इसके साथ आज का ये पेपर हुआ समाप्त, और आपसे एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहे, और आपको इसी प्रकार से अलग अलग पेपर मिलते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।